हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज बच्चों हम लोग आरटीपी सेशन लेकर आए हैं। जो जून 23 की आरटीपी आई है, दैट इज रिवीजन टेस्ट पेपर। इसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ओके सर, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपको ये आईसीआई के पोर्टल पे मिल जाएगी, बोर्ड ऑफ स्टडीज पोर्टल पे मिल जाएगी। आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यह बेटा आपको जो है बताना है। ठीक है सर, ओके। पहला क्वेश्चन जो पार्ट है, ए हु ओन्स 2 cars इज सेलिंग रेड कार टू बी। ए के पास 2 कार हैं। ए बी को रेड कार बेचने की सोच रहा है, लेकिन बी सोच रहा है कि मैं ब्लैक कार खरीद रहा हूं। यहां पर क्या होती है, यहां पर जो है कंसेंट ही नहीं है, कॉन्सेंसस एड एदम नहीं है। और आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अ एग्जांपल ऑफ बायलेटरल मिस्टेक। इस केस में क्या होता है, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। करेक्ट, तो यहां पर हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए आइए देखिए, A who owns 2 cars is selling red car to B. B thinks he is purchasing the black car. There is no consensus ad idem and hence it is not a valid contract and hence it is not a valid contract. Second part, A threatened, A ने डरा दिया। किसको डरा दिया? शूट कर देगा भैया, शूट कर देगा। किसको? B को। If he does not lend him ₹2 lakh and B agreed to it। यानी सीधा सीधा एग्जांपल किसका है बच्चों? कोर्शन का है। कोर्शन का एग्जांपल है, यानी यहां पर कंसेंट फ्री नहीं है और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है, वैलिड नहीं रहता है। तो अगेन दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए, A threatened to shoot B if he does not lend him 2 lakh and B agreed to it. Here the agreement is entered into under coercion, क्योंकि ये कोर्शन के द्वारा किया गया है, इसीलिए ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। थर्ड, A agrees to sell his house to B। A ने B को कहा कि भाई मैं तुझे घर दे दूंगा, लेकिन बदले में, यानी अगेंस्ट, बदले में क्या लूंगा? 100 kg ऑफ कोकेन। 100 kg ऑफ कोकेन यानी ड्रग्स लूंगा। ड्रग्स लेना तो इलीगल है, तो यहां पर क्या हो गया? अनलॉफुल। और ये तो शुरू से ही अनलॉफुल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तक जाता ही नहीं है। ये क्या रहता है? एग्रीमेंट ही रह जाता है। तो अगेन दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? बिकॉज ये डीलिंग इन ड्रग्स इज अनलॉफुल। डीलिंग्स इन कंसिडरेशन यहां पर क्या है? अनलॉफुल है। तो A agrees to sell his house to B against 100 kgs of cocaine. Such agreement is illegal as the consideration is unlawful. And यहां पर आपको एक और लाइन लिखनी है, and hence not a valid contract. Not a valid contract. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा, दैट इज डी पार्ट। ए आस्क बी, ए ने बी से पूछा क्या तुम मेरी बाइक 50,000 में खरीदोगे? इफ ही वॉन्ट्स टू बाय हिज बाइक फॉर ₹50,000। बी एग्रीज टू बाय बाइक। बी भी मान गया भैया, तो हमने यहां पर क्या दिया? ऑफर दिया। बी ने क्या करा? एक्सेप्टेंस दी। कंसीडरेशन 50,000, कंसीडरेशन बाइक, यानी प्रॉमिस 1 प्रॉमिस 2 भी है, सब कुछ लीगल भी दिख रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत हमें दिख नहीं रही है। तो ये क्या होगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हैंस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लास्ट पॉइंट बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का, मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर। भाई एक्स भैया ने कहा हम किताब लिख देंगे, ऐसा पब्लिशर के साथ क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया।
बट कुछ दिनों बाद जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ? मर गया भाई, मर गया। बुक लिखने से पहले ही एक्स एक्सीडेंट में मर गया। वैसे तो हमने ये सीखा था, आप याद करेंगे अगर क्लास में, कि कॉन्ट्रैक्ट को उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका एजेंट निभा सकता है। लेकिन आप याद करिए वापस आकर, लेकिन उसमें एक्सेप्शन था कि अगर पर्सनल कंसिडरेशन या पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट जो है वो नहीं निभा पाते हैं, और इसीलिए क्या बन जाता है, वैलिड से वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विद द पब्लिशर, बट कुछ दिनों बाद वो मर गया। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वाइड हो गया। क्यों हो गया? ड्यू टू सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी, ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो क्वेश्चन 1 इजी था, बहुत ही सिंपल था, कुछ नया, कुछ ऐसा धमाकेदार नहीं था, बट कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ सवाल आए जो कि धमाकेदार हो और मजा ही आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, हरीश भाई, हरीश भाई है हमारे, हरीश भाई ओज पेमेंट ऑफ 3 बिल। अब देखिएगा यहां पर जरा गौर फरमाइएगा, हमारे जो हरीश भाई है ना, हरीश भाई ने आशीष भाई को 3 पेमेंट करनी है। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च की अगर मैं बात करूं, पहली एक पेमेंट करनी है 12,120 की करनी बाकी है, जो कि मई 18 को बिलोंग करती है। ओके जी। फिर उसके बाद एक और उधारी है 5650 अगस्त 2020। अगर आप देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन कवर्ड है, करेक्ट, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये पहले भी डाला हुआ है तो इसलिए वो वहां पे कवर्ड है। सेम क्वेश्चन 9680 मई 21 की है। हम कहां पे खड़े हैं? हम खड़े हैं, हरीश ने पेमेंट करी 1 अप्रैल को। हम 1 अप्रैल को चेक कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2022 को विदाउट एनी नोटिस, यानी उसने नहीं बताया कि इन पेमेंट को कैसे अप्रोप्रिएट करना है। एक चेक आया 9680 का और एक चेक आया 15,000 रुपए का। अब आप कहां खड़े हैं? 2022 में खड़े हैं, तो 2022 से 19, करेक्ट, 21, 20, 19, यानी ये वाला तो हो गया टाइम बार्ड। ये वाला क्या हो गया? क्योंकि 3 साल हो जाते हैं तो डेट क्या हो जाता है, टाइम बार्ड डेट हो जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको याद होगा। अब आते हैं लॉ पे। लॉ क्या बोलता है इसमें अप्रोप्रिएशन करने के लिए? लॉ 3 बातें बोलता है। पहली बात ये बोलता है, पहला ऑप्शन हमेशा डेटर को दिया जाता है, यानी जो पेमेंट कर रहा है वो बताएगा एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली। एक्सप्रेसली बता देगा तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी। इंप्लाइडली मतलब, इंप्लाइडली यहां पे अगर वो अमाउंट किसी पेमेंट से मैच हो रहा है, किसी ड्यू से मैच हो रहा है, तो आप वहां से सेट ऑफ कर देते हैं। अगर दोनों ही चीजें नहीं होती तो क्या करता हूं, क्रेडिटर को ऑप्शन देता हूं। क्रेडिटर अपनी मर्जी से करता है, क्रेडिटर अपनी मर्जी से करता है, जो उसका मन करे उस मन पे लगाता है, और इंक्लूडिंग टाइम बार डेट पे भी क्रेडिटर जो है एडजस्ट कर सकता है। लेकिन डिस्प्यूटेड डेट पे जो है वो अलाउड नहीं है। उसके बाद लास्ट अगर क्रेडिटर भी करना भूल जाता है तो लॉ पावर में आ जाता है, और फिर लॉ कहता है कि इन दी ऑर्डर ऑफ टाइम, लेकिन अगर सेम स्टैंडिंग पे खड़े हैं तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। सो दिस इज द लॉ। तो यहां पे अगर मैं लगाऊं तो यहां पे क्लियरली बताया हुआ विदाउट एनी नोटिस, यानी डेटर जो है वो बताना भूल गया पेमेंट करते हुए कि कौन से अमाउंट के अगेंस्ट है। तो यहां पर देखिए 9680 और 9680, ये दोनों तो टैली हो गए, तो यहां से ये वाली पेमेंट ऐसे एडजस्ट हो जाएगी इंप्लाइडली। फिर आता है बेटा 15,000 रुपए। अब क्रेडिटर के पास ऑप्शन है कि वो किस पे लगाना चाहेगा। मुझे बताओ, अगर आप क्रेडिटर हो तो सबसे पहले कौन से डेट पे लगाना चाहोगे? अरे भैया टाइम बार्ड पे, जो कि क्योंकि अब आप उस पर लीगल केस भी नहीं कर सकते, पैसा आया है तो क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। तो यहां से मैं एडजस्ट कर लूंगा, यानी 15,000 में से सबसे पहले मैं एडजस्ट करूंगा 12,120। 12,120 दैट इज 2,880 का पेमेंट जो है अभी भी एक्स्ट्रा है, ये मैं इससे लगा दूंगा। दैट इज 5650 माइनस 2, ये मैं इससे सेट ऑफ कर दूंगा। इज इट क्लियर? यस और नो? रिमेनिंग पेमेंट किसके अगेंस्ट चला जाएगा? इस वाले के अगेंस्ट चला जाएगा, इस वाले के अगेंस्ट चला जाएगा।
तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने लॉ लिखा है, क्योंकि हम भी हमेशा केस स्टडी में पहले प्रोविजन ही लिखते हैं, और इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में लॉ लिखा है। सबसे अच्छी बात है, कह रहे जो डेटर है ना, अगर उसने बता दिया तो वो कर लेगा, अगर नहीं बता पाया तो क्रेडिटर कर लेगा, अगर दोनों ही नहीं कर पाए तो लॉ जो है इन ऑर्डर ऑफ टाइम कर देगा। यानी तीनों बातें एक एक लाइन में लिख दी। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि हरीश का बिल सेम अमाउंट का और पेमेंट मैच कर रहा था, इसीलिए 9680 का अगेंस्ट किसके अगेंस्ट लगेगा, 9680 के अगेंस्ट लगेगा। और 15,000 रुपए का जो पैसा था अगेंस्ट एनी लॉफुल डेट विच इज ड्यू इवन दो सेम इज टाइम बार्ड, यानी क्रेडिटर की मर्जी से लगेगा, फिर चाहे वो टाइम बार्ड डेट क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले कहां लगाएंगे, सबसे पहले 12,120 के अगेंस्ट लगाएंगे, और जो पैसा बच जाएगा यानी बैलेंस जो बच जाएगा वो 5650 के अगेंस्ट लगा देंगे। ओके सर, तो इसमें भी कोई नया क्वेश्चन नहीं था, खास दम नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर श्याम मुंद्रा जी, हमारे श्याम मुंद्रा जी जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है भैया, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उनका एक बेटा है और एक शादीशुदा बेटी है, एक बेटा है और एक उनकी बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, ठीक है। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो जो है घर को ना गिफ्ट कर देंगे अपनी बेटी को। देख लीजिए, श्याम भैया जो है अपने बेटे से प्यार नहीं करते हैं, अपनी बेटी से प्यार करते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं उसको क्या दे देंगे, घर गिफ्ट कर देंगे। इस पर्पस के लिए यानी घर गिफ्ट करने के चक्कर में ही उन्होंने अपने लॉयर को बुलाया, और लॉयर उनके घर पे आया। उन्होंने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया, किस चीज का, गिफ्ट का एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया कि गिफ्ट देने का, गिफ्ट डीड बनती है उसे, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, गिफ्ट डीड कहते हैं। लॉयर ने कहा कि इसको अगर आपको ट्रांसफर करना है ना तो आपको इसे करवाना पड़ेगा प्रॉपरली रजिस्टर्ड, करा लेंगे। बट व्हेन दे बोथ वर गोइंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जब दोनों जा रहे थे रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कराने, दे मेट विद एन एक्सीडेंट एंड बोथ डाइड। लॉयर और जो अंकल हमारे, क्या नाम, श्याम जी, दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए, तो भैया रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया। बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में, द डॉक्यूमेंट फाउंड, द डॉक्यूमेंट कह रहा हूं सॉरी, डॉटर फाउंड द डॉक्यूमेंट एंड क्लेम्ड द हाउस ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट उसके हाथ लग गया, कौन से वाला, ये वाला डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्टर नहीं हुआ था। आपको ये बताना है कि क्या ये जो बेटी है क्या ये गिफ्ट क्लेम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो आपको याद होगा कि भैया नॉर्मल रूल, तो जनरल रूल ये है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, करेक्ट, वो वाइड होता है। लेकिन देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट, एंड एक एक्सेप्शन उसमें था नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो अगर पार्टीज नियर रिलेशन में हैं और आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, नियर रिलेशन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, रिटर्न में होना चाहिए, और चौथी कंडीशन थी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें सेटिस्फाई होती है तो भैया वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो होता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है। लेकिन इस केस में अगर आप सवाल को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में रजिस्टर्ड वाली बात जो है वो फुलफिल नहीं हो पाई, और क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई मेरे बच्चा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि आप क्लेम नहीं कर सकती, हमें माफ कीजिए, हमें माफ करो, हमें माफ करो। तो यही बात हमें बतानी है, पहले हमें लॉ बताना है, अगेन प्रोविजन बताया, प्रोविजन में बता दिया कि सेक्शन 25 बोलता है कोई भी एग्रीमेंट अगर बिना उसके करोगे तो नॉर्मली वो क्या होता है, वॉइड होता है। लेकिन अगर वो रिटर्न और रजिस्टर्ड है, किसके बीच में, पार्टीज नियर रिलेशन में है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो वो वैलिड भी मान लिया जाएगा। फिर उसको इन अदर वर्ड्स लिखा हुआ है, अगर मैं इन अदर वर्ड्स नहीं भी लिखूंगा क्योंकि सेम चीज को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। सो इन द गिवन प्रॉब्लम, क्योंकि हाउस जो था वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में था, नियर रिलेशन में था, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं था, मेन इंपॉर्टेंट रजिस्टर्ड नहीं था, और इसीलिए ट्रांसफर जो है वो इनफोर्सेबल नहीं है, इसीलिए मेरे बच्चा ये ट्रांसफर इनफोर्सेबल नहीं है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करता हूं, दोबारा आ गया क्या, नहीं, अच्छा मुकुंद, मैं सोचा दोबारा आ गया, मैंने कहा यहां श्याम मुंद्रा है वहां मुकुंद है। चलिए एक और लवली क्वेश्चन, आइए, मिस्टर मुकुंद वॉन्ट्स टू सेल हिज कार। अब एक भैया है जो अपनी कार बेचना चाहते हैं, ओके जी। इस
पर्पस के लिए यानी अपनी कार बेचने के लिए ही अपॉइंट्स मिस्टर पार्थ, उन्होंने किसको अपॉइंट करा? मिस्टर पार्थ को अपॉइंट कर लिया। ओके भैया, और पार्थ भैया क्या थे? ओ हो, ये तो माइनर है भैया। अरे माइनर, माइनर के साथ किया गया हर एक कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो होता है, यानी एक्चुअली में तो वो वाइड एग्रीमेंट होता है। करेक्ट, वाइड एब इनिशियो। लेकिन क्या हम उसे एजेंट रख सकते हैं माइनर को? तो आपने याद करो, यस, लेकिन माइनर एजेंट बन सकता है, लेकिन अपने एक्ट्स के लिए पर्सनली लायबल नहीं रहता है। ओके सर। मिस्टर मुकुंद इंस्ट्रक्ट, मिस्टर मुकुंद ने कहा, मिस्टर मुकुंद कौन हो गए अब? प्रिंसिपल, और पार्थ कौन हो गया? एजेंट। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि तुम्हें ये कार 2 लाख रुपए से कम में नहीं बेचनी है, तुम्हें ये कार 2 लाख, है ना, 2 लाख से कम में नहीं बेचनी है, 2 लाख की तो बेचनी है। बट मिस्टर पार्थ, वो तो बेचारा बच्चा है, उसका दिल तो बच्चा है, उसने इस इंस्ट्रक्शन को एकदम इग्नोर कर दिया, कह रहा फालतू की बातें हैं, और सेल कर दी कार टू मिस्टर नमन फॉर ₹1.5 लाख, फॉर ₹1.5 लाख। 1.5 लाख रुपीस के लिए क्या कर दी? सेल आउट कर दी, यानी 2 लाख रुपए के बोलने के बावजूद भी 1.5 लाख में सेल कर दी। आपको लीगल पोजीशन पूछी गई है। पहली लीगल पोजीशन ये है कि क्या मुकुंद भैया पार्थ जी से 50,000 रुपए का लॉस रिकवर कर सकते हैं? तो अगेन आप जानते हैं कि एजेंट रखा था आपने, आपकी गलती है, आप भुगतोगे। माइनर को आप परेशान नहीं कर सकते, बिकॉज माइनर तो सुपर हीरो होता है, तो यहां पर हम रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो होता है। एजेंट उसे बना सकते हो, लेकिन कोई भी वो पर्सनली लायबल नहीं होता है। उसके बाद क्या मुकुंद नमन से, जिसको यानी कार बेची गई है, क्या उससे कार छीन सकता है? द आंसर इज नहीं, क्योंकि उसने तो एजेंट से खरीदी है, तो एजेंट वाला एक्सेप्शन लग जाता है, और वो अब वापस नहीं लिया जा सकता है, वो वापस नहीं लिया जा सकता है। ओके सर, तो यहां पे देखिए, अ माइनर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज void ab initio, बट माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट, बट ही विल नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट, बट वो प्रिंसिपल पे लायबल नहीं होगा अपने एक्ट्स के लिए। इन दी गिवन केस, फिर उन्होंने पूरा क्वेश्चन चिपका दिया, वो ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कंसीडरिंग द फैक्ट्स ऑल्दो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मुकुंद एंड पार्थ इज वैलिड, यानी कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, मान रहे हैं, लेकिन पार्थ जो है वो अपने प्रिंसिपल को लायबल नहीं है अपने एक्ट्स के लिए, और इसीलिए मुकुंद भैया पैसा 50,000 रुपए का रिकवर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, फर्दर नमन ने कार जो परचेज करी है वो मुकुंद के एजेंट से खरीदी है, और इसीलिए उसको गुड टाइटल मिला है, इसलिए मुकुंद जो है वो कार रिकवर नहीं कर सकता है, नमन भैया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 मुकेश भाई के ऊपर आया है। ठीक है, तो मुकेश भाई क्या बोल रहे हैं? मुकेश इज रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर इन दिल्ली। ठीक है, मुकेश एक ग्रोसरी स्टोर चलाता था दिल्ली में, उसने अपना ग्रोसरी बिजनेस बेच दिया, इंक्लूडिंग गुडविल वर्थ 1 लाख रुपए, उसने साथ में उसकी गुडविल भी बेच दी टू रोहित फॉर अ सम ऑफ ₹5 लाख रुपए। ठीक है, टोटल 5 लाख रुपए, जिसमें गुडविल 1 लाख रुपए। ओके, अब गुडविल सेल होने के बाद रोहित ने मुकेश के साथ यानी सेलर के साथ एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट में यह लिखा कि ए मुकेश, यू कैन नॉट ओपन अनदर ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, आप सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस नहीं करेंगे, सेम ग्रोसरी स्टोर नहीं खरीदेंगे, खोलेंगे पूरे इंडिया में नेक्स्ट 10 सालों में। लेकिन मुकेश भाई निकले चंट, उन्होंने तो अनदर स्टोर खोल लिया सेम सिटी में 2 महीने बाद ही। उन्होंने कहा अरे अपनी दुकान चलाएंगे। आपको बताना है व्हाट आर दी राइट्स, यानी क्या लीगल राइट्स अवेलेबल है रोहित के पास, ये जो रेस्ट्रिक्शन मुकेश के ऊपर लगाई गई थी। तो ये किससे रिलेट करता है भैया? ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है वाइड एग्रीमेंट से, कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वाइड। करेक्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट, यानी किसी को अगर आप लॉफुल ट्रेड प्रोफेशन करने से रोकते हैं तो वो एग्रीमेंट लॉ की नजरों में वाइड माने जाते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन थे, जिसमें एक एक्सेप्शन था सेल ऑफ गुडविल के केस में, सामने वाली पार्टी जो है, बायर जो है, आपको
सिमिलर बिजनेस करने से रोक सकता है, लेकिन उसकी एक प्राइमरी कंडीशन थी, उसकी प्राइमरी ये कंडीशन थी कि जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो रीजनेबल होनी चाहिए। यहां पर ये जो होल ऑफ इंडिया वाली रेस्ट्रिक्शन है, ये कहीं रीजनेबल कहीं लग रही है? नहीं, ये तो रीजनेबल नहीं लग रही है। और क्योंकि ये रीजनेबल नहीं है, यानी इनके बीच करा गया एग्रीमेंट क्या हो गया? वाइड एग्रीमेंट हो गया। तो क्या कोई राइट्स होने चाहिए? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। सो एनी एग्रीमेंट, सो सेक्शन 27 क्या बोलता है? Any agreement that restrains a person from carrying on a lawful trade, profession or business is a void agreement. पहले तो जनरल रूल बता दिया कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज अ void agreement, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें से एक है सेल ऑफ गुडविल। सेल ऑफ गुडविल पे लगाई गई कंडीशन वैलिड होती है प्रोवाइडेड कि आपने वो कंडीशन सिमिलर बिजनेस करने के लिए लगाई हो, ना कि डिफरेंट, कि आप सेम चीज नहीं कर सकते। दूसरा, जो लोकल लिमिट्स हैं वो आपको बतानी चाहिए कि इन लोकल लिमिट्स में आप नहीं कर सकते, यानी इस एरिया में आप नहीं कर सकते। दूसरा, बायर को कुछ प्राइस मिला होना चाहिए और रेस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब जो रीजनेबल है या नहीं है वो कोर्ट डिसाइड करता है। हम बहुत छोटे लोग हैं, कोर्ट डिसाइड करता है कि किस केस में क्या रीजनेबल है क्या नहीं है। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो मुकेश ने गुडविल बेची है, सब कुछ करा है, और लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन मुकेश के ऊपर लगाई गई है वो क्या है? अनरीजनेबल है, क्योंकि उसे होल ऑफ इंडिया में ही मना कर दिया, और वो भी 10 सालों के लिए। द रेस्ट्रिक्शन ऑन रिस्ट्रेंट टू सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड शुड बी रीजनेबल होनी चाहिए थी, ना कि रीजनेबल होनी चाहिए थी, ना कि अनरीजनेबल होनी चाहिए थी। इसीलिए रोहित कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता मुकेश के अगेंस्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है वही वॉइड है। हेंस द एग्रीमेंट मेड बिटवीन इन रिस्ट्रेंट बिटवीन मुकेश एंड रोहित इज अ वाइड एग्रीमेंट, और इसीलिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। कोई भी लीगल एक्शन मेरे बच्चा नहीं लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, पी लेफ्ट हिज कैरिज। कैरिज मतलब आप ये मान लीजिए सामान। पी अपना सामान डी के घर भूलाया। पी अपना सामान कहां भूलाया? डी के घर भूलाया, डी की प्रेमाइसिस में भूलाया। डी का जो लैंडलॉर्ड था उसने सीज कर लिया, यानी जब्त कर लिया उस सामान को, और बोला कि जब तक तू मेरा रेंट नहीं देगा तब तक मैं ये सामान वापस नहीं दूंगा। सामान है किसका? सामान है भैया पी का। पड़ा किसके पास था? डी के। उठा के कौन ले गया? लैंडलॉर्ड ले गया भैया। अब हुआ क्या? पी ने ये रेंट पे कर दिया। पी ने रेंट पे कर दिया। रेंट किसको पे करना चाहिए था? डी को। अरे भाई जो घर में रह रहा है वही तो रेंट पे करेगा, तो लीगली रेंट पेएबल था डी से, लेकिन उसे पे कर दिया पी ने। एंड गॉट हिज कैरेज रिलीज्ड। एंड गॉट हिज कैरेज रिलीज्ड, उसने अपने कैरेज को छुड़ा लिया। क्वेश्चन ये है कि क्या पी ये अमाउंट डी से रिकवर कर सकता है? तो याद करिए, हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जांपल में सीखा था, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट कर देता है, कौन? इंटरेस्टेड पेमेंट अगर कोई पेमेंट कर देता है जो कि अदर पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू, तो वो इंटरेस्टेड पर्सन जो है लीगली क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है फ्रॉम दैट पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू पे। क्यों? क्यों? क्या यहां पे इंटरेस्टेड पर्सन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा? जी हां, क्योंकि मेरा सामान जो है वो लैंडलॉर्ड के पास चला गया उसके, तो मुझे तो अपना सामान छुटाना था, इसलिए मुझे करनी पड़ी। यहां पे हमने नॉर्मली क्लास में कौन सा एग्जांपल लिया था, याद है क्या आपको? हमने यहां पे क्लास में वो वाला एग्जांपल लिया था, क्या कहते हैं अपने गुड्डू भैया और कालीन भैया का एग्जांपल लिया था, 6 एकड़ वाली लैंड वाला। हो, आई होप आपको याद आ गया होगा। चलिए, नाउ अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, यानी अगर कोई पर्सन जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो अनदर पर्सन इज लीगली बाउंड टू पे, जो लॉफुली किसी और को पे करनी थी, और अगर वो उसे पे कर देता है तो वो रीइंबर्स करवा सकता है किसी और, मतलब दूसरे पर्सन से। तो इस केस में पी ने पेमेंट करी है तो वो डी से रिकवर कर सकता है, बिकॉज इस केस में पी जो है वो एक इंटरेस्टेड पर्सन था, क्योंकि उसका सामान सीज हो गया था, क्योंकि उसका सामान सीज हो गया था, हो गया था, सामान सीज हो गया। नहीं सर, गाने मत गाओ सर, क्या बात कर रहे हो यार, थोड़ा बहुत तो गाने दिया करो यार, ऐसा मत करो यार। चलिए, आ हा, कितना प्यारा लवली क्वेश्चन आ गया है। अभियुक्त, अभियुक्त भाई है हमारे, उन्होंने 100 किलो गेहूं खरीद ली भाई साहब, 100 किलो गेहूं। किससे खरीदी? भास्कर भाई से खरीदी। ओके, कितने में खरीदी? 30 रुपए पर केजी में खरीदी। भास्कर से, भास्कर ने कहा कि ये जो वीट है ना वो कहां पड़ी है? वेयर हाउस में पड़ी है। किसकी कस्टडी में? किशोर भैया की। यानी
ए ने बी से 100 किलो वीट खरीदी, लेकिन वीट है किसकी कस्टडी में? वेयर हाउस में। बट कस्टडी में किसकी? किसी थर्ड पार्टी की कस्टडी में है, जिसका नाम किशोर है, जो कि वेयर हाउस का कीपर है। किशोर कंफर्म्ड अभियुक्त, किशोर ने अभियुक्त को कंफर्म किया। किशोर कौन? जिसकी कस्टडी में जो है वीट पड़ी थी, उसने कंफर्म किया कि ही कैन टेक दी, कि आप आकर डिलीवरी ले जाओ, और जब तक आप आओगे तब तक अब जो वीट है वो मैं अभियुक्त यानी बायर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं। अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी, करेक्ट? एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यानी डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट, डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। जब जिसकी कस्टडी में, थर्ड पार्टी की कस्टडी में होते हैं, अगर वो एक्नॉलेज कर देता है तो लॉ की नजरों में हो सकता है सच में डिलीवरी नहीं है, बट लॉ कह रहा है मेरी नजरों में जो है मैं डिलीवरी मान लेता हूं। तो इस केस में जब ये वाली लाइन लिख दी क्या, कि आई एम होल्डिंग वीट ऑन अभियुक्त बिहाफ, यानी यहां पर कौन सी डिलीवरी मानी जाएगी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मान ली जाएगी। बिफोर अभियुक्त पिक्स द गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, अभियुक्त वेयर हाउस से गुड्स उठाता उससे पहले ही सारी की सारी वीट जो है वो फ्लड में बह गई। आय हाय हाय, ये सब तो होता ही रहता है, ये तो आम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के एग्जांपल में, यही सब तो होता है हमारे लिए। कभी बायर का कुछ हो जाता है, कभी बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, कभी सेलर मना कर देता है ना। नाउ अभियुक्त वॉन्ट्स हिज प्राइस ऑन दी कंटेंशन, अभियुक्त कह रहा है भैया मुझे मेरा पैसा वापस दो, क्योंकि तुमने मुझे डिलीवरी नहीं करी थी भास्कर, इसीलिए मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए। आपको बताना है क्या अभियुक्त सही कह रहा है, पैसा मांग सकता है अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, या नहीं मांग सकता है? आपको यह बताना है, मांग सकता है या नहीं मांग सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई थी तो भैया आप कैसे पैसा मांग रहे हो? डिलीवरी तो हम आपको कर चुके थे सामान की, तो भैया आप जो है वो पैसा मांग नहीं सकते हो। तो यहां पर यही आएगा, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। अगर डिलीवरी इफेक्ट होती है एक्चुअल कस्टडी में चेंज ना होकर सिर्फ सिर्फ एक्नॉलेजमेंट से, डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट से हो जाती है, ठीक है। और यहां पे एक एग्जांपल भी है, व्हेन अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स, यानी किशोर भाई, व्हेन अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू सेलर, अगर किशोर भाई एक्नॉलेज कर देते हैं कि मैं बायर के बिहाफ पे कर रहा हूं, तो लॉ कहता है कौन सी डिलीवरी होगी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई। और इसीलिए अब प्रोविजंस के बेस पे इट इज क्लियर दैट पोजेशन ऑफ द वीट हैज बीन ट्रांसफर्ड थ्रू कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और इसलिए अभियुक्त राइट नहीं है, और इसीलिए वो प्राइस वापस नहीं मांग सकता, इसीलिए वो प्राइस वापस नहीं मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, प्रियांश भाई, प्रियांश भाई, ये तो बहुत ही लवली क्वेश्चन है, मतलब आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन जो आए लवली उसे कर लो स्टार मार्क, ठीक है। सुनो, प्रियांश ऑर्डर्स एन आयरन विंडो, ठीक है। प्रियांश ने आयरन विंडो ऑर्डर करी, किससे? एक आयरन मर्चेंट से, यानी जो आयरन सेल करता था अपने नए घर के लिए। भाई नया घर भी ले लिया प्रियांश ने, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो। आयरन मर्चेंट सेंड्स, आयरन मर्चेंट ने भेजा क्या? अपना टेक्नीशियन, ठीक है, यानी अपना टेक्निकल पर्सन भेजा, जिसने आकर विंडो का साइज लिया, जिसने आकर विंडो का साइज लिया। क्यों लिया विंडो का साइज? ताकि पता चल सके कितना बड़ा आयरन काट के लगाना है यहां लाके। टेक्नीशियन साइट पर आया और उसने साइज लिया एरिया का, कि भैया कितनी बड़ी विंडोज है, चारों साइड का साइज ले गया और चला गया। बाद में आयरन मर्चेंट ऑन डिस्कशन विद हिज टेक्नीशियन इंटीमेट्स प्रियांश कि विंडो भैया हमने आपका साइज ले लिया, आपकी जहां पे लगना है 5,000 रुपए का मोटा मोटी जो है खर्चा आएगा, और आप हमें अभी के लिए 1,000 रुपए एडवांस देके चले जाओ। प्रियांश भाई भोले थे, बातों में आ गए, 1,000 रुपए एडवांस दे दिए, और बोला कि जब तुम विंडो फिट कर दोगे तो आपके बाकी के 4,000 रुपए मैं दे दूंगा। आफ्टर 3 डेज, यानी 3 दिन बाद टेक्नीशियन विंडो लेकर आया एंड ट्राई टू फिट दी विंडो, और विंडो फिट करने लगा जो वो बना के लाया था जहां पे लगनी थी। लेकिन इट वॉज नोटिस्ड दैट द साइज ऑफ विंडो वॉज नॉट प्रॉपर। ये क्या है यार, तुम साइज ले गए थे अच्छी तरह से नाप के, तुम टेक्नीशियन हो, टेक्नीशियन समझते हो, मतलब तुम्हें इसकी नॉलेज है इस काम की जिस काम के लिए तुम आए थे, और अब तुम जो ये विंडो उठा लाए हो ये फंस नहीं रही है,
ये क्या बात हुई यार? प्रियांश ने रिक्वेस्ट करा आयरन मर्चेंट को, हे आयरन मर्चेंट, या तो भैया विंडो बदल के फिट वाली दे दो जो लग सके, नहीं तो यार मेरा 1000 रुपए का एडवांस दे दो, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है अननेसेसरी, मेरा टाइम भी बर्बाद हो रहा है। आयरन मर्चेंट ने गुस्से में रिप्लाई करा कि विंडो वाज स्पेसिफिकली, कह रहा विंडो तो तुम्हारे लिए बनाई है ये वाली, तुम्हारी साइट के लिए, और डिफेक्ट भी इसमें, अब ये ठीक नहीं हो सकती है, बन गई एक बार, बन गई, और ना ही हमारे ये किसी और यूज किए, देखो हमने तुम्हारे लिए बनाई थी, अब ये तो तुम्हारी विंडो के लिए बनी थी और कहीं फिट भी नहीं हो सकती, तो हमारे लिए भी खराब है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 1000 रुपए एडवांस नहीं दूंगा, बल्कि प्रियांश भाई तुम्हें मुझे 4000 देने पड़ेंगे, तुम्हें मुझे क्या देने पड़ेंगे, 4000 रुपए देने पड़ेंगे, बैलेंस ऑफ 4000, स्टेट विद रीजन अंडर द प्रोविजन कि वेदर प्रियांश कैन टेक हिज एडवांस बैक, वेदर प्रियांश कैन टेक हिज एडवांस बैक, क्या प्रियांश पैसा वापस ले सकता है या नहीं ले सकता है, अगर ऐसा होता है तो क्या ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो भैया यहां पर जो है विंडो जो है वो फिट नहीं हुई, विंडो एटलीस्ट उस पर्पस के लिए तो आनी चाहिए थी जो फिट होनी चाहिए थी, तो यहां पर विंडो जो है वो क्या नहीं है, मर्केंटेबल क्वालिटी की नहीं है। और आप जानते हैं यहां पे इंप्लाइड कंडीशन होती है, इंप्लाइड कंडीशन कि जो गुड्स मिले हैं वो मर्केंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं, तो पैसा तो वापस मिलना चाहिए। इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में उड़ा दिया कि there is an implied condition that goods should be in a mercantile position at the time of transfer of property. Sometimes the purpose for which goods are required may be ascertained from the facts and conducts to the sale or from the nature of description of the article purchased. In such a case, the buyer need not tell the seller the purpose for each he buys the good. यानी उसे बताने की जरूरत नहीं है। इस केस में क्या हो गया, implied condition जो है वो टूट गई बेटा, implied condition, और इसीलिए जो विंडो साइज था वो प्रॉपर नहीं था, मर्केंटेबल कंडीशन में नहीं थी, द इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी वाज नॉट फुलफिल्ड, और प्रियांश के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड यानी कैंसिल कर दे और अपना 1000 रुपए का एडवांस जो है वो वापस पा ले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज मर्केंटेबल क्वालिटी के जो क्वेश्चन है वो आईसीआई ने बहुत कम दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे नट्स एंड बोल्ट वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको जो है स्टार मार्क करके रखिएगा। बड़ा प्यारा, बहुत टाइम बाद कोई नया क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आयुष्मान एक ओनर है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के, हा, ये तो मुझे बहुत ही दिल को भा गई मेरी बात। क्वेश्चन में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, हा, आई लाइक दिस। क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, तो आयुष्मान इज द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि सिचुएटेड है इंद्रप्रस्थ मार्ग नई दिल्ली में। ठीक है, ही वांट्स टू सेल दिस प्रॉपर्टी, और ये आयुष्मान जो है अपनी इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, और इसीलिए इन्होंने किसको अपॉइंट किया, रवि को अपॉइंट किया। रवि कौन है, मर्केंटाइल एजेंट है, विद अ कंडीशन दैट रवि विल नॉट सेल द हाउस, और उसको बोला कि तू घर जो है वो 5 करोड़ से कम मत बेचना। यहां पे रवि मेजर है, माइनर नहीं है, यहां पे रवि मेजर है, माइनर नहीं है, 5 करोड़ से कम में। रवि सेल्स द हाउस फॉर 4 करोड़ टू मुदित। अब रवि जो है वो मुदित को, ठीक है, उसने मुदित को 4 करोड़ में बेच दिया, जबकि उसे पता था कि मुझे 5 करोड़ से कम में नहीं बेचना है, बट फिर भी उसने 4 करोड़ में बेच दिया, यानी 5 करोड़ से कम में, और उसने भी गुड फेथ में खरीद लिया। अब रवि जो है, जो पैसा था वो मिसअप्रोप्रिएट करके भाग गया, यानी जो पैसा मिला वो भी लेकर भाग गया जो उसे मुदित से मिला था। आयुष्मान ने किसके अगेंस्ट केस कर दिया, मुदित के। करना तो उसे रवि के अगेंस्ट चाहिए था, बट उसने मुदित के कर दिया कि भैया मेरी प्रॉपर्टी वापस दो। आप बताओ क्या आयुष्मान सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ले सकता है? तो पहला मेरा ये क्वेश्चन है भैया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या कर रहा है, चने बेच रहा है, हम चने बेचने आए हैं हम लोग, सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो लगता ही नहीं है भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो यहां पे आंसर देना जो है मुश्किल हो गया, मानते हो कि नहीं? हाँ, तो आंसर मुश्किल हो गया भाई, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट मींस एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब ये एक्ट की बात में ही नहीं आता तो मैं कैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से आंसर कर दूं? बट नहीं, इंस्टीट्यूट ने कहा उन्होंने क्या करा, क्वेश्चन तो चेंज कर दी, क्वेश्चन एक्चुअली में सेम ही है, ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर जो है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लिया, जबकि यहां पे कोई गुड्स लेना चाहिए था, तो क्वेश्चन प्रॉपर बनता। बट इंस्टीट्यूट ने कहा जय माता की, क्या किसी को क्या ही पता चल जाएगा,
मर्केंटाइल एजेंट देखिए, मर्केंटाइल एजेंट अगर गुड्स जो है गुड टाइटल है वो उसकी पोजेशन में होने चाहिए, वो उसकी पोजेशन में होने चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स, वो सारी कंडीशन लिखी और आखिरी में उसे गुड्स मान के आंसर दे दिया कि मुदित ऑब्टेन अ गुड टाइटल उसे मिलेगा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के, इसलिए रिकवर नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो बाकी का पैसा है वो किससे रिकवर कर सकता है, रवि से रिकवर कर सकता है, यानी अपने एजेंट से तो रिकवर कर सकता है रवि से, लेकिन मुदित जो कि गुड फेथ में बायर है उससे नहीं कर सकता है, यानी इसको आईसीआई ने गुड्स मानकर आंसर दे दिया। अब आईसीआई, ठीक है, आई होप इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बट मैंने एक बार हाईलाइट कर दिया कि यहां पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होना नहीं चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, ए एग्रीज टू सेल सर्टेन गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डेट। ए ने एग्री करा बी को कि मैं तुम्हें गुड्स दूंगा और 10 दिन के क्रेडिट पे दूंगा, 10 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया, 10 दिन का क्रेडिट पीरियड जो एक्सपायर हो गया, यानी जितने दिन की उधारी थी वो एक्सपायर हो गया, और गुड्स अभी भी किसकी पोजेशन में है, सेलर की पोजेशन में है, गुड्स अभी भी इन दी पोजेशन ऑफ ए, यानी सेलर की पोजेशन में है। बी ने अभी तक प्राइस पे नहीं करा, यार 10 दिन हो गए, क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया, बी ने अभी तक प्राइस नहीं करा और ऊपर से बी इंसॉल्वेंट भी हो गया। अब ए ने गुड्स की डिलीवरी देने से मना कर दिया, कह रहा मैं तो राइट ऑफ लीन लगा रहा हूं, मैं डिलीवरी नहीं दूंगा। आपको बताना है क्या ए राइट ऑफ लीन लगा सकता है, तो याद करो राइट ऑफ लीन किसका राइट होता है, राइट ऑफ लीन अनपेड सेलर का राइट होता है। क्या ये अनपेड है, द आंसर इज यस। नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ लीन जो है 3 सिचुएशन में एक्सरसाइज होता है, एक कैश सेल में, एक क्रेडिट सेल बट पीरियड एक्सपायर्ड में, और थर्ड जब जो है बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इन तीनों केसेस में यहां पे एक्चुअली में पीरियड भी एक्सपायर हो गया और इंसॉल्वेंट भी हो गया, तो राइट ऑफ लीन तो एक्सरसाइज किया जा सकता है। लेकिन तीसरी कंडीशन जो हमें चेक करनी होती है वो ये होती है कि गुड्स जो है वो सेलर की पोजीशन में होने चाहिए, वो भी फुलफिल हो रहा है, यानी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। तो क्या ए अब राइट ऑफ लीन लगा सकता है, जी हां, अब जो है राइट ऑफ लीन लगाया जा सकता है, अब जो है राइट ऑफ लीन। तो पहले उन्होंने राइट ऑफ लीन की तीनों कंडीशंस लिख दी, कैश सेल, क्रेडिट सेल, पीरियड एक्सपायर्ड, और थर्ड हाँ थर्ड इंसॉल्वेंट वाला, तीनों कंडीशन बता दी और यहां पे बोल दिया कि सब कुछ सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए जो है वो हम कर सकते हैं। इन दिस केस ए इज एंटाइटल्ड to exercise the right of lien on the goods because buyer has become insolvent and the term of credit has expired without, यानी दोनों ही इसमें से, तो यहां पर तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक की जगह एक भी होती तो भी हम यही कहते, एक भी होती तो भी हम यही कहते। नेक्स्ट वन थ्योरी क्वेश्चन, फाइनली इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बाद एक और थ्योरी क्वेश्चन आया है। क्या है भैया, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो ये तो सीधा आपको आईसीआई मॉड्यूल के जितने पॉइंट्स याद होते हैं वहीं से उठा के लिखने होते हैं कि भैया सेल में क्या होता है, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, सेल में एक्चुअली सेल और एग्रीमेंट टू सेल इस दोनों अपार्ट, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पार्ट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो टाइप होते हैं, एक सेल और एक एग्रीमेंट टू सेल। अगर मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करूं तो इमीडिएटली ट्रांसफर होती है सेल में, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में या तो किसी फ्यूचर डेट पे होती है या जब कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब होती है, या जब कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब होती है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है बिकॉज इसमें कंसिडरेशन पे हो चुकी होती है, जबकि ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि कंसिडरेशन यानी हम जो है ओनरशिप वो फ्यूचर डेट पे देने वाले होते हैं। ओके सर, रेमेडीज फॉर ब्रीच, अगर ब्रीच हो जाता है, अगर मान लो ब्रीच हो जाता है मतलब कि वादा पूरा नहीं होता है, तो क्या रेमेडीज अवेलेबल है, तो सेलर जो है वो केस कर सकता है बायर, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो अब हम प्राइस के लिए केस करते हैं, प्राइस के लिए कि अब ओनरशिप किसी और की हो गई तो अब तो प्राइस मांगेंगे, लेकिन यहां पर ओनरशिप नहीं गई तो यहां पर हम क्या डैमेजेस मांगते हैं और प्राइस नहीं मांग सकते, हम सिर्फ डैमेजेस मांगते हैं, प्राइस नहीं मांग सकते, डैमेजेस मांगते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक केस में जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं भी होती है वहां पर हम प्राइस मांग लेते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस पेबल ऑन स्पेसिफाइड डेट लिखा होता है उस केस में प्राइस भी मांगा जा सकता है। लायबिलिटी ऑफ पार्टी, liability of party, a subsequent loss or
डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज द लाइबिलिटी ऑफ द बायर, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है और आप जानते हैं रिस्क फॉलोज ओनरशिप। तो अगर बायर के पास क्या कहते हैं ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो भैया बायर की लाइबिलिटी है अगर बाद में कोई लॉस हो जाता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है, ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है। बर्डन ऑफ रिस्क, बर्डन ऑफ रिस्क की अगर मैं बात करता हूं तो रिस्क ऑफ लॉस, एक्चुअली दोनों ऊपर वाला पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड है कि लॉस, अगर गुड्स का कोई भी लॉस होता है तो किसका रिस्क रहेगा, जिसकी ओनरशिप रहेगी। यहां पे ओनरशिप बायर के पास है तो बायर की, यहां पे ओनरशिप सेलर ने अभी तक बायर को ट्रांसफर नहीं करी है तो सेलर की रहेगी। उसके बाद नेचर ऑफ राइट्स, नेचर ऑफ राइट्स क्रिएट्स जस्ट इन रेम मींस राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, और यहां पे क्रिएट जस्ट इन पर्सोनम मींस राइट्स अगेंस्ट द पर्टिकुलर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहां पर ये ना बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है, बायर को क्योंकि ओनरशिप मिल गई है तो अब उसको होल वर्ल्ड के अगेंस्ट की गुड्स सब मेरे हो गए, मुझसे कोई नहीं ले सकता है, वो वाले राइट्स मिल जाते हैं। जबकि यहां पे पर्टिकुलर पार्टी यानी सिर्फ सेलर के अगेंस्ट राइट मिलता है उससे गुड्स लेने का, तो ये पर्टिकुलर पार्टी वाला मिलता है। देन है राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल, ठीक है। द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, सेलर नॉर्मली अलाउड नहीं है गुड्स रीसेल करने के लिए, क्योंकि अब गुड्स किसी और को बिलोंग करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। एक्चुअली ऑल दी पॉइंट्स इज रिलेटेड टू लिंक्ड टू वन कंसेप्ट ओनली, कि ओनरशिप किसके पास है। एक केस में ओनरशिप बायर को जा चुकी है और एक केस में ओनरशिप सेलर के पास ही है। तो यहां पर कि सेलर गुड्स क्यों नहीं बेच सकता, क्योंकि गुड्स अब सेलर के रहे ही नहीं, वो तो बायर के हो चुके हैं। बट यहां पर सेलर क्यों बेच सकता है, क्योंकि ओनरशिप अभी भी सेलर के पास ही है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो पता नहीं क्यों, सेलर और बायर के केस में अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, देखो अगर सेलर इंसॉल्वेंट होता है तो क्या होता है, यानी सेलर के जो एसेट्स थे वो लायबिलिटी से कम पड़ गए, ऐसा कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। तो एक अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अब सेलर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, डिस्क्वालीफाइड हो गया। तो कोर्ट जो है एक पर्सन डिसाइड करेगा, दैट इज ऑफिशियल असाइनी, जो सेलर के बिहाफ पे सेलर के सारे एसेट्स को लेगा और सेल आउट करेगा और जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटी पे करेगा। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में बायर को ओनरशिप मिल चुकी है, सेल के केस में बायर को ओनरशिप मिल चुकी है। यस सर। अब उसका ऑफिशियल असाइनी क्या गुड्स ले सकता है बायर से, वापस छीन सकता है? नहीं छीन सकता, क्यों? क्योंकि गुड्स अब बायर के हो चुके। तो बायर से वो क्या मांग सकता है, बायर से वो मांग सकता है प्राइस। अगर बायर ने प्राइस नहीं दिया कि भैया प्राइस तो दे दो, यानी वो जो मांग सकता था सेलर वही मांगेगा ऑफिशियल असाइनी में। यहां पर भी तो सेलर जो है अगर आप देखेंगे सिर्फ प्राइस मांग सकता था, गुड्स नहीं मांग सकता था। तो यहां पर ऑफिशियल असाइनी सेलर का क्या मांग पाएगा? बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, इस केस में क्या होगा, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो यहां पर कंट्रोल गुड्स का वापस लिया जा सकता है। सो द ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल। लेकिन प्राइस हम रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स हम वापस ले सकते हैं बट प्राइस अब हम रिकवर नहीं कर सकते। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा, तो बायर का ऑफिशियल असाइनी क्या कर सकता है, अब गुड्स किसको बिलोंग करते हैं, बायर को बिलोंग करते हैं, तो बायर कंट्रोल ले लेगा। और अगर इस केस में बायर को बिलोंग नहीं करते हैं तो वो बायर जो है वो कंट्रोल नहीं लेगा, कंट्रोल नहीं लेगा। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे देखोगे जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां जाके कहीं तो भी शायद खत्म हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर राम एंड मिस्टर रहीम, दो लोग हैं भैया, राम और रहीम, आर वर्किंग एज टीचर इन ईश्वर चंद विद्यासागर। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी, जो प्यारा क्वेश्चन लगे उसको कर ले स्टार मार्क। एक पहले कराया था, एक अब करा रहा हूं, ठीक है, अभी एक और आगे भी आएगा। चलिए, दो लोग हैं राम रहीम, जो कि एक स्कूल में टीचर हैं भैया, दोनों ही टीचर हैं मेरी तरह, जैसे मैं टीचर हूं, हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। एंड दोनों बहुत ही अच्छे गहरे मित्र थे भाई साहब, ठीक जी। इन्होंने इतने ज्वाइंट मित्र थे, इतने अच्छे मित्र थे, इतने अच्छे मित्र थे कि इन्होंने ज्वाइंटली एक फ्लैट साथ में खरीद लिया भाई साहब। और इन्होंने रेंट पे किसको दिया, दिया भी तो किसको, मिस्टर जॉन को। अब इन्होंने डिसाइड करा आपस में
कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की रेंट कितना होगा, 10,000 रुपए पर मंथ होगा इंक्लूसिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी इसका मतलब है कि हम आपसे रेंट लेंगे, ओनर्स ने ये डिसाइड करा कि हम आपसे 10,000 का रेंट लेंगे, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ जाएगा, यानी जो एक्चुअल बिल आएगा वो हम पे करेंगे, आपको बस हमें 10,000 रुपए देने हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड बाय द लैंडलॉर्ड्स यानी राम एंड रहीम। देखो ऑन तो ये फ्लैट करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें क्या बोला जा रहा है, लैंड लॉर्ड्स, है ना। लैंड क्यों फ्लैट लॉर्ड्स बोल दो, अच्छा चलो छोड़ो। द लैंड लॉर्ड्स बाय मिस्टेक बुलक्कड़ did not make the payment of electricity bill for the month of March। अब मार्च का बिल इन्होंने पे नहीं करा, ओके जी। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले दौड़ते दौड़ते आए और कनेक्शन काट के चले गए, भैया बिजली चली गई। मिस्टर जोन हैज टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹2,800। और जोन को, क्योंकि वो एक इंटरेस्टेड पर्सन है, वो उस फ्लैट में रहता है, तो 2,800 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, प्लस पेनल्टी लगी वो अलग, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काटने के बाद दोबारा चार्जेस लगे रिज्यूम करने के 200 रुपए। मिस्टर जॉन ने ये 3,000 रुपए जाकर राम को पकड़ा, राम उसे मिल गया, कह रहा राम 3,000 रुपए दे। राम ने कहा है 3,000 काय को बे, 1,500 देगा मैं, 1,500 मेरा हिस्सा, 1,500 रहीम का हिस्सा, हम ऐसे ही मिलके देते थे, हम पूरा मैं 3,000 नहीं दूंगा। अब मिस्टर जॉन ने कहा देखो राम और रहीम तुम दोनों पार्टनर्स हो, और इसीलिए क्योंकि तुम दोनों पार्टनर्स हो तो तुम्हारी जो लायबिलिटी है वो ज्वाइंट एंड सवरल है। अगर ज्वाइंटली नहीं तो सवरली सही, अलग अलग भी ले सकता हूं, और इसीलिए पूरा अमाउंट मैं किसी भी पार्टनर से मांग सकता हूं। आपसे पूछा गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मिस्टर राम क्या पूरा अमाउंट देंगे जोन को, या अपने हिस्से का 1,500 रुपए। ओके सर, तो क्वेश्चन तो बढ़िया है, लेकिन क्वेश्चन जो है इसमें सबसे बड़ी जो गूगली उन्होंने डाली है कि क्वेश्चन जो है वो पार्टनरशिप का सवाल नहीं है, क्वेश्चन जो है वो को ओनरशिप का। याद करिए हमने डिफरेंस पढ़ा था पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप में। को ओनर में दो लोग क्या होते हैं, एक प्रॉपर्टी में ज्वाइंटली नेम ओन करते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं। को ओनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, जबकि पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट लगता है। तो क्योंकि यहां पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, ज्वाइंट एंड सवरल लायबिलिटी नहीं है, तो यहां पे जो हमारे भैया हैं राम भैया, वो कितना पैसा देंगे, सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए ही देंगे, सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए देंगे। ये तो मैंने आपको बताया भी था, ये कंडीशन तो आप जानते हैं, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस कैरी होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, और लास्ट कंडीशन दैट इज म्यूचुअल बेसिस पे होना चाहिए। बट इस केस में आप इन्हें पार्टनरशिप नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो टीचर्स है स्कूल में, और इन्होंने बस फ्लैट साथ में खरीदा है, और जस्ट बिकॉज इन्होंने फ्लैट रेंट पे दे दिया इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बिजनेस कर रहे हैं। दे आर जस्ट अर्निंग द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी अंडर देयर को ओनरशिप। एक्चुअली इन्होंने आईसीआई के मॉड्यूल के एग्जांपल पे ही केस स्टडी बनाने की कोशिश करी। हेंस देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन देम, और इसलिए इनके बीच कोई पार्टनरशिप नहीं है। देयरफॉर राम इज लायबल, ये तो सिर्फ को ओनरशिप का केस है, इसलिए वो सिर्फ 1,500 रुपए देगा मिस्टर जॉन को, बाकी के 1,500 रुपए रहीम से ही देने पड़ेंगे। तो इसको आप स्टार मार्क करके रखेंगे, नहीं तो आप एग्जाम में जाके क्या कराएंगे, गलत कराएंगे। एक और बड़ा क्वेश्चन, भाई कहां से ला रहे हो इतने बड़े क्वेश्चन, छोटे छोटे डालो, क्या बच्चों का जान लोगे। क्वेश्चन नंबर 13, श्याम मोहन केशव। अब देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आ रहा है ना श्याम, कट तो नहीं रहा है, कट रहा है, यही तो दिक्कत है भैया। चलिए कोई बात नहीं, यहां लिख देते हैं श्याम मोहन केशव, ठीक है। ये तीन पार्टनर्स हैं नंदलाल गोकुल वाले एंड कंपनी में। म्यूचुअली यानी आपस में इन्होंने डिसाइड करा कि श्याम विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल द गुड्स। श्याम क्या करेगा, सेलिंग ऑफ गुड्स करेगा। इसका काम क्या है, सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी श्याम का काम है गुड्स को बेचना। ओ मोहन विल डू द परचेज ऑफ गुड्स फॉर फर्म, यानी गुड्स कौन खरीदेगा, मोहन खरीदेगा। मोहन का काम है गुड्स को परचेज करना।
ठीक है। और केशव का काम है अकाउंट्स को देखना और बैंकिंग डिपार्टमेंट को देखना। अकाउंट्स अकाउंट्स एंड बैंकिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। ओके सर। उसके बाद अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये तो बस बेसिक फैक्ट दिए थे, अब क्वेश्चन में हुआ क्या देखिए। एक बारी की बात है जब श्याम और केशव, एक बार की बात है जब श्याम और केशव शहर से बाहर गए हुए थे दोनों। मोहन को एक इंफॉर्मेशन मिली कि गुड्स के जो प्राइस है वो बहुत नीचे जाने वाले हैं क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी आने वाली है जिससे कि पार्टनरशिप फर्म को ह्यूज लॉस होने वाला है अगर गुड्स हमने इमीडिएटली नहीं बेचे। यानी गुड्स अगर अभी नहीं बिके तो गुड्स जो है भाई साहब फर्म की तो बच जाएगी, लेकिन बेचने का पावर किसके पास था? श्याम के पास। श्याम तो शहर से बाहर गया हुआ है, अब पावर श्याम के पास है। बात पता चली है मोहन को, तो उसने फटाफट श्याम को कॉल किया बताने के लिए कि भाई तेरे पास गुड्स की, इसे बेचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन श्याम से कांटेक्ट नहीं हो पाया। ही सोल्ड ऑल गुड्स। उसने क्या करा? उसने कहा यार अब टाइम नहीं है, और सारे के सारे गुड्स जो है वो रिड्यूस्ड प्राइस पे बेच दिए, कम प्राइस पे थोड़े बेच दिए ताकि फर्म को फ्यूचर में हैवी लॉसेस ना हो। देयर आफ्टर श्याम और केशव ने आके कहा अरे लॉस करवा दिया मोहन तुमने, इसके जिम्मेवार तुम हो, हम नहीं लेंगे, क्योंकि श्याम के पास अथॉरिटी थी। आपको बताना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो आप जानते हैं म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट लगता है सेक्शन 18 बोलता है, इंप्लाइड अथॉरिटी होती है सेक्शन 19 बोलता है। लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं दोस्तों। सर क्या बात भूल रहे हैं? कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो पार्टनर, ओ पार्टनर, वो एक्ट भी कर सकता है जो कि एक प्रूडेंट पर्सन करता लॉस से बचाने के लिए। और अगर वो एक्ट कर रहा है जो एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन करता है तो फिर हम उसको क्या नहीं करेंगे, फिर हम उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो एक्ट जो है वो फर्म को बाइंड कर देगा, बाद में वो लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में भैया मोहन ने भी तो यही करा है, फर्म को हैवी लॉसेस से बचाने के लिए इमरजेंसी की सिचुएशन में एक प्रूडेंट पर्सन की तरह एक्ट करा है। तो इस केस में भैया यस 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 द पार्टनर्स इन अ फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टनर जो है वो एक्सटेंड, यानी इंप्लाइड अथॉरिटी को एक्सटेंड भी करा जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट भी करा जा सकता है। कैसे? एक्सप्रेस अथॉरिटी देके, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर थर्ड पार्टी को ये बात नहीं पता है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं। ओके सर, लेकिन आगे देखिए मेन कॉन्सेप्ट तो यहां आता है, अ पार्टनर हैज अथॉरिटी। इमरजेंसी के केस में हर पार्टनर के पास अथॉरिटी है वो सारे काम करने की जो फर्म को लॉसेस से बचाती हो, जो कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन करता अपने केस में एक्टिंग अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। और इस केस में भी तो मोहन भाई ने गुड्स को भले ही लॉस पे बेचा है, लेकिन ये क्लियर है कि मोहन ने ये काम ऑर्डिनरी प्रूडेंस में किया है, इमरजेंसी में किया है ताकि फर्म को हैवी लॉसेस ना हो जाए, और इसीलिए सेल जो है वो फर्म को बाइंड करेगी। और बाकी दोनों पार्टनर ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी गलती है, ये वो मना नहीं कर सकते हैं, ये वो मना नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सर, क्वेश्चन नंबर 14। यस बेटा। एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ये पार्टनर थे किसी जमाने में पार्टनरशिप फर्म में। फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई कब? 12 जून 2022 को डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व मतलब खत्म हो गई, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई। लेकिन कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया। आप बताओ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है? देना पड़ता है। ओके, अब देर आफ्टर का मतलब है 12 जून 2022, यानी डिसॉल्व होने के बाद एक्स भैया ने कुछ गुड्स फर्म के नाम पे खरीद लिए। जो फर्म बंद हो चुकी है उसके नाम पे गुड्स खरीद लिए। किससे? जेड से। जेड को क्या पता भाई फर्म बंद हो चुकी है? जेड इग्नोरेंट था इस बात से कि फर्म तो बंद हो गई है, तो उसने भी दे दिए भैया गुड्स। लेकिन एक्स अब इंसॉल्वेंट हो गया। एक तो गलत काम करता है, ऊपर से इंसॉल्वेंट होके बैठ जाता है। जेड ने अब केस, जेड के पास क्या ऑप्शन बचा था? सिर्फ एक ही बंदा, वो था वाई। वाई के ऊपर केस कर दिया कि मुझे पैसा दो। आपको रीजन के साथ बताना है कि क्या वाई सच में जेड को लायबल होगा या नहीं एज पर लॉ। द आंसर इज
यस, बिकॉज पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी है, पब्लिक नोटिस आपने नहीं दिया, और क्योंकि पब्लिक नोटिस आपने नहीं दिया, क्योंकि पब्लिक नोटिस आपने नहीं दिया, इसीलिए बताओ बताओ बताओ, क्योंकि पब्लिक नोटिस आपने नहीं दिया इसीलिए क्या होगा, इसीलिए लॉ ये कहता है हमें फर्क नहीं पड़ता, फर्म डिसॉल्व होगी, नॉट विथ स्टैंडिंग की आपकी बंद हो गई है, आप थर्ड पार्टी को कंटिन्यू लायबल रहोगे, आप थर्ड पार्टी को कंटिन्यूली लायबल रहोगे। इसमें एक्स और वाई दोनों लायबल हैं, लेकिन क्योंकि एक्स इंसॉल्वेंट हो गया तो अब उससे पैसे नहीं लिए जा सकते, तो वाई से तो रिकवर किए ही जाएंगे, वाई से तो रिकवर किए ही जाएंगे। तो यही बात है, द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल, यानी वो थर्ड पार्टी को लायबल रहेंगे फॉर एनी एक्ट्स डन बाय एनी ऑफ द पार्टनर विच वुड हैव बीन एन एक्ट ऑफ द फर्म, जो फर्म का एक्ट होता इफ डन बिफोर द डिसोल्यूशन, जब तक कि पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाएगा। इस केस में क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया और एक्स ने गुड्स खरीदे हैं जेड से, और जिसको इस बारे में नहीं पता था, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, इसीलिए दोनों लायबल रहेंगे, और एक्स क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया इसलिए वाई जो है जेड को पैसे देने पड़ेंगे, वाई को जेड को पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अब थ्योरी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 15, ये तो इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी उसने दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है बच्चों, आपको वो मोड्स बताने हैं जिससे कि पार्टनर इंटरेस्ट अपने पार्टनरशिप फर्म को किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है, ट्रांसफरी को दे सकता है वो, और व्हाट आर दी राइट्स ऑफ सच अ ट्रांसफरी, और उस ट्रांसफरी के क्या राइट्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भैया, आप जो है पार्टनरशिप इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे पर्सन को, ठीक है, सेल कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ट्रांसफरी के राइट क्या होते हैं, वो डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू चल रही है या डिसोल्यूशन हो रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है उस पार्टनर का जिसने अपना ट्रांसफर कर दिया था। क्योंकि सब में जो है, देखो सिंपल सी बात है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है तो ट्रांसफरी को कोई भी राइट नहीं देते, सिर्फ एक राइट मिलता है, वो है प्रॉफिट का हिस्सा जो हमने फाइनल करा है वो तू चुपचाप ले ले, एग्रीड शेयर ऑफ दी ट्रांसफरी पार्टनर का जो प्रॉफिट था वो वाला तेरे को दे देंगे बस। उसके अलावा ना तू बिजनेस में पार्ट ले सकता है ट्रांसफरी, ना तू कुछ और कर सकता है, ना तू है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी नहीं मांग सकता, तो वो सारी चीजें तू नहीं कर सकता है, बिजनेस में पार्ट नहीं ले सकता, अकाउंट्स नहीं मांग सकता, बुक्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मांग सकता है जो कि फाइनल हुआ है, उन्हें चैलेंज भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर डिसोल्यूशन हो गया या वो ट्रांसफरिंग पार्टनर रिटायर हो गया तो क्या होगा, तो तेरे को जब फर्म का जो हिस्सा था, फर्म में जो उस पार्टनर का हिस्सा था वो तेरे को दिया जाएगा, और उसे निकालने के लिए, उस हिस्से को कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट्स, डेट ऑफ डिसोल्यूशन के अकाउंट्स हैं वो तुझे दिए जाएंगे। यहां पे एक और पॉइंट एक्स्ट्रा जो हमेशा लिखा जाता है वो क्या है कि भैया ट्रांसफरी, अगर एक पार्टनर दूसरे पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को अपना हिस्सा ट्रांसफर कर देता है तो वो ट्रांसफरी नॉर्मली पार्टनर नहीं बनता है, अनलेस क्योंकि बाकी जो पार्टनर है वो अपना अप्रूवल ना दे दे, बाकी जो पार्टनर है अपना अप्रूवल ना दे दे। लेकिन हाँ, अगर बाकी पार्टनर्स ने अप्रूवल दे दिया तो वो पार्टनर क्या बन जाएगा, वो थर्ड पर्सन क्या बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, स्टार मार्क कर लेंगे प्लीज इसको, एलएलपी का क्वेश्चन है। चलिए तो क्या बोला गया है भैया, एक्सप्लेन दी स्मॉल एलएलपी अंडर दी एलएलपी एक्ट 2008। आपको स्मॉल एलएलपी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तो ये आपको बेटा पूरा लर्न करके जाना पड़ेगा। 5 मार्क के लिए एग्जाम में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग लर्न करके जाएंगे। ओके सर, इट मींस अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो स्मॉल एलएलपी भी एक एलएलपी है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें 2 कंडीशन है, देखो एंड लगा हुआ है। कंडीशन नंबर 1 कि जिसका कंट्रीब्यूशन, यानी जिसका टोटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाउएवर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस 25 लाख की लिमिट को रूल्स में 5 करोड़ तक बढ़ा सकती है, लेकिन वो अभी के लिए 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसे 5 करोड़ रुपए तक कर सकती है फ्यूचर में, इस लिमिट को 25 लाख से, यानी 25 लाख से कभी भी बढ़ा के 5 करोड़ तक, 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, जो करना है वो लिमिट कर सकती है। एंड उसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में डज नॉट एक्सीड 40 लाख, 40 लाख से ज्यादा, यानी 40 लाख तक चलेगा, बट गवर्नमेंट इसको भी
50 करोड़ तक रूल्स में प्रिस्क्राइब कर सकी है, यानी इस लिमिट को 40 लाख से बढ़ाकर 50 करोड़ के बीच में कहीं भी किया जा सकता है एज पर गवर्नमेंट। और अगर कोई और कंडीशन जो लगाएगी रूल्स में वो भी उसको फुलफिल करनी पड़ेगी, तो उसको हम स्मॉल एलएलपी कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख, लेकिन बढ़ाया कहां तक जा सकता है, 5 करोड़ तक अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो। टर्नओवर 40 लाख तक, गवर्नमेंट चाहे तो 5 करोड़ तक रूल्स में प्रिस्क्राइब कर सकती है। और अदर रिक्वायरमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीड टू बी लर्न। ओके सर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। अब कंपनीज एक्ट स्टार्ट हो गया। कंपनीज एक्ट तो आप लोगों का फेवरेट है सर। क्या फेवरेट सर, क्या बताएं सर लॉ के बारे में, छोड़ो सर। अरे बेटा ऐसा मत कहो बेटा, तुम दुखी होगे तो मैं भी तो दुखी हो जाऊंगा ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इन दी फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम है फ्लावर फैंस। देयर आर ओनली 5 मेंबर्स। कितने मेंबर हैं, सिर्फ 5 मेंबर्स हैं। और ऑल ऑफ देम गोइंग इन अ बोट ऑन अ प्लेजर ट्रिप। घूमने जा रहे थे ओपन सी में, बोट ज्यादा भर गई और सारे मर गए ड्राउन होके। आपको ये बताना है, यानी सारे 5 मेंबर थे, पांचों मर गए। आपको बताना है क्या कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो कंपनी के फ्यूचर को इनडायरेक्टली पूछा गया है, कौन सा, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी चलती जाए चलती जाए चलती जाए, कंपनी नहीं खत्म होती। कंपनी तो परपेचुअल सक्सेशन है भैया, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, कंपनी चलती जाएगी। तो क्या कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। लेकिन क्या हम, सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है, क्या ये करेक्ट है कि कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी और कैन नॉट सी और बी सूड? क्या कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती, वो किसी को स्यू नहीं कर सकती? क्या ये बात सही है? द आंसर इज नो। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरल बर्थ से नहीं हुआ, लीगल मतलब जो लॉ की प्रोसेस से बना है, करेक्ट। और पर्सन मतलब जिसके पास वो सारे राइट्स है जो एक इंडिविजुअल के पास होते हैं, यानी वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है, केस भी कर सकता है, उस पर भी केस हो सकता है। हाँ, कुछ पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जैसे शादी नहीं कर सकता, ऑथ नहीं ले सकता, जेल नहीं जा सकता, बट बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो वो कर ही सकता है। तो ये बात भी गलत बोली गई है। तो देखिए पहला क्या हो गया, परपेचुअल सक्सेशन। अ कंपनी ऑन इनकॉर्पोरेशन बिकम्स अ separate legal entity. It is an artificial legal person and have perpetual succession, which means even if all the members of the company die, the company still continue. और इसीलिए यहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी विल कंटिन्यू एज अ लीगल एंटिटी, क्योंकि कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो उसके मेंबर्स की डेथ से इंपैक्ट नहीं होती। सेकंड, द स्टेटमेंट गिवन इज इनकरेक्ट। द सेकंड, द स्टेटमेंट गिवन इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो अदर देन नेचुरल बर्थ से बनी है, लीगल इसलिए क्योंकि लॉ से बनी है, पर्सन इसलिए क्योंकि उसके पास सारे राइट्स हैं जो इंडिविजुअल के पास होते हैं। द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो प्रॉपर्टी ले भी सकती है, बैंक अकाउंट भी खोल सकती है, लोन भी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकती है, स्यू भी कर सकती है, अपने नाम पे स्यू हो भी सकती है, वो सब कुछ कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। लेकिन वो जेल नहीं जा सकती, ओथ नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती और प्रोफेशंस को प्रैक्टिस नहीं कर सकती है। हैंस इट इज अ लीगल पर्सन इन इट्स ऑन सेंस। यही बातें मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है बच्चों? कंपनी वाज इनटू सेल एंड परचेज ऑफ आयरन रोड्स। कंपनी क्या कर रही है? आयरन रोड्स को सेल और परचेज, आयरन रोड्स को सेल और परचेज, कौन? कंपनी। दिस वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मेंशन्ड इन दी एमओए। ये जो मेन ऑब्जेक्ट था कंपनी का, जो मेंशन कहा था? एमओए में मेंशन था, ठीक है। द कंपनी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर जॉन फॉर सम फाइनेंस रिलेटेड वर्क। कंपनी ने जॉन के साथ क्या करा? फाइनेंस रिलेटेड वर्क का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जबकि कर किसका सकती थी? आयरन रोड्स का। बाद में पता चला तो कंपनी ने क्या कर दिया? रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर देना, एज बीइंग अल्ट्रा वायरस। उसने कहा ये तो अल्ट्रा वायरस है। क्यों? क्योंकि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑब्जेक्ट क्लॉज हमें आयरन रोड खरीदने की पावर देता है ना, लेकिन हमें इस चीज की पावर नहीं देता, हमें इस चीज की पावर नहीं देता फाइनेंस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट करने की। आपको बताना है, आपसे पूछा क्या गया? पहला आपसे देखिए, केस स्टडी के बारे में पूछा नहीं गया था, आपसे पूछा गया डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है वो बताओ, और अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड देयर पावर, बियॉन्ड द पावर ऑफ डूअर्स।
है ना। और कंपनी के कंटेक्स्ट में अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है कि जो एमओए एक्ट में अलाउड नहीं है वो सारी क्या चीजें होती है, अल्ट्रा वायरस होती है, करेक्ट। और कंपनी को अलाउड नहीं है कि वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सके जो एमओए ना अलाउड करता हो, या ऐसी एक्टिविटी में पैसा इन्वेस्ट कर सके, ऐसी एक्टिविटी में पैसा इन्वेस्ट कर सके जो कि एमओए अलाउड नहीं करता है, उसे रेस्ट्रिक्ट करा जा सकता है। ये चीज अल्ट्रा वायरस मानी जाएगी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर लिया जो एमओए, और अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो वाइड माना जाता है, नल एंड वाइड माना जाता है। ना तो कंपनी उसके लिए लायबल है, ना थर्ड पार्टी उस पर लायबल है, यानी दोनों एक दूसरे को उस ट्रांजैक्शन के लिए, दोनों उस एक दूसरे को उस ट्रांजैक्शन के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, स्यू नहीं कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को उस ट्रांजैक्शन के लिए स्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वाइड है, नल एंड वाइड है। ओके सब, तो यही बात यहां पे बेटा लिखी हुई है कि मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायरस इज सिंपली बियॉन्ड देयर पावर्स। अल्ट्रा वायरस इज एप्लीकेबल कि अगर आपने कोई भी काम डूअर्स की पावर के बाहर कर दिया, दिस प्रीसपोजेस दैट द पावर इन देयर नेचर आर लिमिटेड, ठीक है। इट इज अ फंडामेंटल, कंपनी लॉ का फंडामेंटल, यानी पूरा आईसीआई मटेरियल से कंट्रोल भी कर दिया है, दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट। यानी नॉर्मली कंपनी जो है एमओए से डिपार्ट नहीं कर सकती, हाइवर अगर एक्ट में कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है तो उस केस में कर सकती है, अदरवाइज कभी नहीं कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती है। और कोई भी एक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी क्या कहते हैं डायरेक्टर की नहीं कंपनी की पावर के बाहर होता है वो होली वाइड होता है और इनऑपरेटिव होता है और कंपनी पे बाइंड नहीं करता है। अ कंपनी कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग इट्स फंड, यानी कंपनी सिर्फ उन्हीं पर्पस के लिए पैसा लगाई जा सकती है जो एमओए में अलाउड है, और कंपनी को रोका जा सकता है ऐसे पर्पस के लिए पैसा लगाने के लिए जो कि सैंक्शन नहीं करता है उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। द इम्पैक्ट क्या है इसका, इम्पैक्ट यही है कि भैया कोई भी केस नहीं कर सकता, ना तो कंपनी केस कर सकती है थर्ड पार्टी में, ना थर्ड पार्टी कर सकती है कंपनी पे। और क्योंकि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो सामने वाली पार्टी भी ये नहीं कह सकती कि मुझे पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है पता नहीं था। ये माना जाता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस का भी पॉइंट वो डाल देते हैं अल्ट्रा वायरस में, ये मान लिया जाता है कि उसको पता होगा, ठीक है। और अगर सारे शेयर होल्डर्स मिलके भी, अगर सारे शेयर होल्डर्स मिलके भी चाहें तो उसे रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, ये नल एंड वॉइड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD कैन टेक लोन अप टू 5 लाख। कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना वो 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन, यानी बोर्ड के अप्रूवल से। इन दैट केस द लोन अमाउंट इज इन एक्सेस ऑफ द लिमिट। अगर 5 लाख से ज्यादा का लोन लेना है कंपनी को तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा इन दी जनरल मीटिंग। क्या पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, कहां पर, जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग मतलब मेंबर्स की मीटिंग में, यानी मेंबर्स का अप्रूवल लिया जाएगा, फिर बोर्ड के अप्रूवल से काम नहीं चलता है अगर 5 लाख से ज्यादा। अब कंपनी को अर्जेंट नीड पड़ गई फंड्स की, कंपनी को क्या पड़ गई, अर्जेंट नीड पड़ चुकी है फंड्स की। ओ माय गॉड्स, BOD अप्लाइड फॉर लोन इन अ रेपुटेड बैंक। BOD ने अप्लाई करा लोन के लिए इन अ रेपुटेड बैंक, एक रेपुटेड बैंक में अप्लाई करा फॉर 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए के लिए, विदाउट पासिंग द रेजोल्यूशन इन दी जनरल मीटिंग। बिना, यानी उन्होंने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाना चाहिए था स्पेशल, लेकिन उन्होंने 5 लाख से ज्यादा तो लिया लेकिन रेजोल्यूशन पास नहीं किया। BOD ने बैंक को अंडरटेकिंग दे दी कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था वो पास हो चुका है। द बैंक ऑन बिलीविंग ऑन सच अंडरटेकिंग लैंड द मनी, बैंक ने इस बात पे बिलीव करके 10 लाख रुपए उस कंपनी को उधार दे दी। जब कंपनी ने पैसा वापस मांगा, कंपनी कह रहा हूं बैंक ने पैसा वापस मांगा, तो कंपनी ने देने से मना कर दिया, कहा ये तो अल्ट्रा वायरस हो गया, आर्टिकल्स में तो पावर ही नहीं थी, हमें आर्टिकल्स में तो पावर नहीं थी। तो यहां पे क्या लगेगा बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगेगा, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और साथ में क्या लगेगा, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड का रूल लगेगा। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड का यहां पर क्या लगेगा, रूल लगने वाला है। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर, दिस इज टोटली 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 टोटली। चलिए, क्यों लगने वाला है, यानी यहां पर सेम है भैया, क्योंकि बैंक को MOA और AOA के बारे में पता होना चाहिए। वो एज्यूम कर सकता है जो इंटरनल फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लाई करी हुई है, बिकॉज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को।
ठीक है, और ऐसी सेम चीज ऑलरेडी रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन में हो चुकी है। इसीलिए 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 कंपनी को पैसा तो रीपे करना पड़ेगा, कंपनी को पैसा तो रीपे करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी आर प्रेज्यूम्ड, हम ये मानते हैं कि उसने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट यानी एमओए एओए पढ़ रखा है, ठीक है, बट वो इससे ज्यादा करने के लिए हम उन्हें नहीं मानते हैं, उन्हें इंटरनल प्रोसीजर्स के बारे में चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस वाज आल्सो डिसाइडेड इन रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड। इन द गिवन केस कंपनी ने, फिर इन्होंने पूरा केस लिख दिया और ऑन द बेसिस यानी फैक्ट्स लिख दिए कंपनी से कॉपी पेस्ट करके, क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट द बैंक कैन क्लेम द अमाउंट ऑफ हिज लोन फ्रॉम द कंपनी, द बैंक कैन बिलीव on the undertaking given by the board and no need to inquire further. Bank can believe on the undertaking given by the board and no need to inquire further, यानी उसे इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है और बैंक को जो है वो पैसा तो रिटर्न करना पड़ेगा, बैंक को जो है पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो आरटीपी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी हमेशा इन रिलेशन टू अदर कंपनी होती है, वो कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी होती है उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है? होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी और कंपनीज, वो कंपनी जो कि जिसकी दूसरी कंपनियां क्या होती है? सब्सिडरी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी दो रास्तों में से एक रास्ते से होल्डिंग कंपनी बनी होती है, या तो वो कंट्रोल कर रही होती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या तो वो कंट्रोल कर रही होती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या वो क्या कर रही होती है? मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इट सब्सिडरी जो है वो होल्ड कर रही होती है। इस केस में हम बोलते हैं भैया सब्सिडरी बन जाती है। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि कंट्रोल जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन का, जो कॉम्पोजिशन है वो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता है, मेजोरिटी। वहीं आते हैं एसोसिएट कंपनी में। एसोसिएट कंपनी मतलब एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है तो दूसरी कंपनी को क्या कहते हैं? एसोसिएट कंपनी कहा जाता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के भी दो रास्ते होते हैं, एक 20% वाला रास्ता होता है, करेक्ट, 20% और मोर वाला, और दूसरा अगर आपके पास किसी एग्रीमेंट की वजह से बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने की वो आ जाती है, तो उन दोनों केसेस में। और इसमें सब्सिडरी कंपनी को तो अदर देन कर दिया गया, लेकिन ज्वाइंट वेंचर कंपनी को इंक्लूड कर लिया गया है। तो यही बेटा हमको जो है याद रखना है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी मतलब ये दोनों रिलेटिव टर्म है। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी, मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी। यानी होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी दूसरी कंपनियां क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी होती है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज एक्सप्रेशन में कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट, या तो वैसे तो नॉर्मली बॉडी कॉर्पोरेट वाइडर टर्म है, बट इस केस में कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट टर्म आ जाएगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं सब्सिडरी कंपनी मतलब होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है या कंट्रोल करती है मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड शॉल नॉट हैव। ये आपको इतना वो नहीं है कि भैया कितनी ज्यादा लेयर्स लग सकते हैं, वो रूल्स में बताया गया, बट वो रूल्स हमारे फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली में कुछ एक्सप्लेनेशन भी है जो आईसीआई ने यहाँ पे नहीं दिया, 4-5 एक्सप्लेनेशन है इस क्लॉज के अंदर, ठीक है। एक तो कॉम्पोजिशन वाली उड़ा दी जो इंपॉर्टेंट थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है कि भैया डीम्ड होता है जब आप मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर रखते हो। यहां पर भी कंपनी जो है बॉडी कॉर्पोरेट को इंक्लूड करती है, करेक्ट। लेयर्स का मतलब होता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की रिलेशन में। फिर एसोसिएट कंपनी क्या होती है? एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें अदर कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है बट वो एक सब्सिडरी कंपनी नहीं होती है, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी, एंड इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर, दिस इज। आगे चलते हैं। यहां पे हमारी लॉ की जो है वो खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है? आरटीबी खत्म हो जाती है। नाउ टॉक अबाउट बीसीआर। अगर मैं बीसीआर के आरटीबी की बात करूंगा तो आप जैसा कि जानते हैं उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे रिपोर्ट राइटिंग दिए हुए हैं, बहुत सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग दिए जो कि हमें खुद बनाने होते हैं, एंड इट टेक्स टाइम टू सॉल्व दैट, क्योंकि उसको रीड करके काम नहीं चलेगा। तो बीसीआर के आरटीपी के लिए आपको स्पेशल एक वो लेनी पड़ेगी, आप एक साथ पूरा आरटीपी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसमें मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूं। बहुत बच्चे इसको गलत स्ट्रेटेजी से करते हैं कि उसमें पूरी आज ही कर देंगे आरटीपी। अरे भैया 3 आर्टिकल दिए हुए हैं, 2 आर्टिकल दिए हुए हैं, 250 शब्दों के लिखने, नहीं लिख पाएगा। सिंपल क्या करना है, चैप्टर वाइज जाना है,
ठीक है, चैप्टर वाइज। मान लीजिए आज आपने आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट करा, आपने अपने हिसाब से आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इमीडिएटली आपको क्या करना है, इस आरटीबी में दिए हुए 2 या 3 आर्टिकल दिए हुए हैं, वो आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी। अब आर्टिकल क्या होता है कि आर्टिकल में थॉट प्रोसेस लगता है, और आर्टिकल में थॉट्स आने में लगता है टाइम थोड़ा। तो हो सकता है कि कुछ आर्टिकल्स हमें डिफिकल्ट जाए, तो हमें क्या करना है, हमें उस बीसीआर के जो सॉल्यूशन दिए हुए उनको अच्छे से रीड कर लेना है और फिर दोबारा बना के देखना है, तब बनेगा। उसके बाद मान लो आपने करा भैया प्रेसी राइटिंग, क्योंकि ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हमने सारे करे हुए हैं, एक एक लेक्चर के ये सारे के सारे टॉपिक हैं। प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग में तो हमने वहां से कॉपी पेस्ट ही करना होता है। तो अगर मान लो आरटीपी में 1 या 2 दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट क्या करना है, उसको सॉल्व कर लेना। इनमें तो कोई दिक्कत आती नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रेसी राइटिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है। बात करते हैं वोकैबुलरी की। ठीक है, वोकैबुलरी में क्या होता है, वोकैबुलरी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो वर्ड्स आपने हो सकता है कभी सुने ही ना हो, तो उसका आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसको तो आपको गूगल से उसका मीनिंग चेक करना है और वहां पर लिख लेना है और लर्न कर जाना है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेंटेंस टाइप पे, जिसपे एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह आते हैं। तो उसमें तो जो हमने रूल्स बताए थे उतना बस आपको सॉल्व कर लेना है, तो इजीली होगा। बट एक साथ मत सॉल्व करने जाना आरटीपी को, जैसे लॉ में तो करी जा सकती है, बट बीसीआर के केस में बहुत ही टाइम टेकिंग है। मतलब एक बार बैठोगे तो आर्टिकल में ही जीवन निकल जाएगा आपका, ऐसा इतना टाइम लग जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चिंता मत करिए, सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, अभी एमटीपी भी आएंगे, बहुत जल्दी एमटीपी आएगा, आपको बताया जाएगा जैसे ही एमटीपी रिलीज होगा। डेट शायद आ चुकी होगी कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, टाटा बाय बाय, ख्याल रखिएगा।